शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज की हमारी जो ये वीडियो है वो कवर करेगी कंप्लीट हिंदी की पैडागोजी को सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। केवीएस में हो या फिर स्टेट का कमीशन हो, ठीक है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड पैडागोजी जो है वो पूछी जाती है। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं मैथ्स की, इंग्लिश की, ईवीएस की पैडागोजी को, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उसको विजिट करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करिए भाषा की। तो भाषा जो है वो भाष धातु से निकली है, जिसका अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना, ठीक है। तो भाषा का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? हमारे जो विचार हैं उनका जो साधन है वो भाषा है। हमारे संप्रेषण का साधन भाषा है। विचारों के आदान प्रदान के लिए जो है वो भाषा का इस्तेमाल होता है। आपस में वार्तालाप करने के लिए जो है वो विचारों का आदान प्रदान होता है। इवन ज्ञान को ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो है हमारे पास में भाषा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। भाषा हमारे पास में साहित्य का सर्जन करती है और इस तरीके से भाषा के द्वारा ही हम जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक माध्यम है जिसकी वजह से सोसाइटी फॉर्म होती है, हम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाषा अर्जन की, ठीक है। तो भाषा अर्जन और भाषा को भाषा अर्जन और भाषा भाषा अधिगम जो है वो ये दो टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमने इंग्लिश के पैडागोजी में भी किया था। एक को बोलते हैं एक्वायरिंग एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और दूसरा है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा अर्जन, ठीक है। और अर्जन के टाइम पे क्या होता है कि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, सुनता है और जो भी चीज़ें ग्रहण करता है उसकी मदद से वो पहली प्राइमरी भाषा जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके आसपास में इस्तेमाल होती है, उसको वो सीख लेता है। उसके लिए उसको कोई रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता, औपचारिक शिक्षण नहीं होता, बल्कि वो स्वतः ही नेचुरल एनवायरनमेंट में स्वाभाविक रूप से जो है वो उसको सीख जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं भाषा अर्जन, जिसमें कि हम अपने स्वाभाविक वातावरण में बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के, औपचारिकता के, हम स्वतः ही जब चीज़ों को सीखते हैं उसको अर्जन बोलते हैं। और जब हम भाषा को इस तरीके से सीखते हैं तो वो बन जाता है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन को लेकर के नाओम चॉम्स्की ने जो है वो हमारे पास में लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि भाषा को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको कि LAD बोलते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि वो कहते हैं कि हमारे अंदर जन्म से ही जो है वो क्षमता होती है जिसकी वजह से हम भाषा का अर्जन जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। 5 वर्ष तक ये इसकी पीक लेवल होता है, यानी कि 5 वर्ष तक हम जितनी भी भाषाओं के कांटेक्ट में अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगे, हम उनको जो है वो सीखते जाते हैं, उनमें हम निपुण होते जाते हैं, दक्ष होते जाते हैं। 5 वर्ष के पश्चात जो है वो हमारी सीखने की गति, इस तरीके से अर्जन करने की गति जो है वो धीमी होती जाती है, ठीक है। ओके, ये था भाषा अर्जन। अब बात करते हैं हमारे पास में भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम से अभिप्राय है लर्न करना, यानी कि उसको सीखना ऐसे वातावरण में जो कि स्ट्रिक्ट हो, औपचारिकताएं हो, जैसे कि स्कूल में जाकर के स्पेशल ग्रामर को फॉलो करके जब हम किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं जो कि हमारे नॉर्मल वातावरण में, परिवेश में नहीं थी, तो उसको भाषा अधिगम बोलते हैं। ये एक चेतन प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम नियमों में रह करके, औपचारिक व्याकरण के साथ में जो है वो प्रयास निरंतर करते रह करके सीखते हैं, ठीक है। इसको हम लक्ष्य भाषा भी बोल सकते हैं, जिसको कि हम सीखते हैं किसी और के माध्यम से, ठीक है, वो भी व्याकरण के माध्यम से। अब बात करते हैं भाषा के विविध रूपों के रूप में बारे में। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में मातृभाषा। तो मातृभाषा वो भाषा है जो कि हमारी माता की भाषा है, बेसिकली हमारी फैमिली की भाषा है। माता की भाषा से मातृभाषा शब्द निकला है, यानी कि जिसका प्रयोग हमारी माता करती है, क्योंकि हमारी माँ के कांटेक्ट में हम सबसे पहले आते हैं जन्म के पश्चात में, और उससे हम सबसे पहली चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। माँ हमारी पहली गुरु होती है और उसके बाद में फैमिली। तो जो माँ की भाषा होगी वही हमारे परिवार की भाषा होगी। मातृभाषा उस भाषा को बोलते हैं जो कि हमारे परिवार में, हमारी लोकेलिटी में हमारी माँ के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो बहुत सी कंट्रीज़ की राष्ट्रभाषाएं होती हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गई ब्रिटेन की, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीक की लैटिन हो गई। ओके, इस तरीके से हमारे पास में भाषाएं होती हैं।
अलग-अलग देशों की, जो कि राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में प्रचलित होती हैं, पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, वो एकता का रूप होती है, उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिसमें कि बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं, ठीक है? बहुत से जो है वो संस्कृति, रीति-रिवाज़ हैं और इसलिए यहाँ पर जो है वो कोई एक भाषा नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मल्टीलिंगुअलिज़्म, ठीक है? 22 भाषाओं को जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है और यहाँ पर एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है? राजभाषा की अगर हम बात करें तो राजभाषा है हमारी, जिसको कि आर्टिकल 343 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें मान्यता दी गई है। 343(1) में हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर हमारे पास में सह राजभाषा आती है, जो कि है अंग्रेज़ी। 343(2) में अंग्रेज़ी भाषा को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है? अंडर आर्टिकल 343(2) और ये कौन-सा एक्ट था हमारे पास में? ये हमारे पास में ऑफ़िशियल लैंग्वेज एक्ट था, जो कि 1963 में आया था। इसको हमने इंग्लिश की जब हमने कंप्लीट पेडागॉजी की थी, उसमें भी कवर किया था। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में, ठीक है? तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में हम 7 विधियों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। बेसिकली ये वही विधियाँ हैं जो कि हमने इंग्लिश की पेडागॉजी में भी कवर की थी, ठीक है? उनका हिंदी रूपांतरण मात्र है ये और हिंदी भाषा में भी इन्हीं जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात करें अगर हम व्याकरण विधि की, जिसको कि हमने ग्रामर मेथड के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागॉजी में कवर किया था, ठीक है? तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास में अत्यंत प्राचीन था। रूल्स होते थे और रूल्स के ऊपर ही फ़ोकस किया जाता था। उनको रटाया जाता था और उनको रटा-रटा करके जो है वो याद करवाया जाता था, ठीक है? यानी कि उनके लिए सेंटेंसेस भी जो है वो एक तरह से सेट होते थे कि इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से रूल्स को रटाना है, ओके? तो इस तरीके से हमारे पास में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। दूसरी आती है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको कि इंग्लिश में हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के फॉर्म में किया था, जिसमें कि अनुवाद का होता है मतलब रूपांतरण करना, ठीक है? यानी कि हम जब लैंग्वेज जिस लैंग्वेज का ग्रामर हम कर रहे हैं उसका हम अपनी मातृभाषा में रूपांतरण करते हैं ताकि बच्चे जो है उसको इजीली ग्रैस्प कर सके, समझ सके, तो उसको हम व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हैं, ठीक है? आपने देखा जैसे कि व्याकरण विधि में हमारे पास में सिर्फ रूल्स के ऊपर फोकस किया जाता था, लिमिटेड सेंटेंसेस होते थे जिनके बेसिस पर जो है वो हमें पूरा का पूरा ग्रामर रटाया जाता था, पुराना मेथड था और इतना कारगर नहीं था क्योंकि उसके अलावा अगर हमें कुछ इस्तेमाल करना हो तो हमें उसका नॉलेज नहीं होता था, ठीक है? हम उसके बेसिक से परिचित नहीं होते थे। तो उसकी कमियों को देखते हुए हमारे पास अस्तित्व में आई व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें कि हम व्याकरण का जिस भाषा का व्याकरण हम सीखना चाहते हैं उसको हम अपनी मातृभाषा में जो है वो सीखते थे। कैसे? उसका जो है वो ट्रांसलेशन किया जाता था, ठीक है? लेकिन इसकी भी एक कमी थी कि इसमें जो है वो हमारे पास में फ्लुएंसी नहीं बन पाती थी और क्योंकि हम उसका अनुवाद करके सीख रहे हैं तो उस अपनी जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस पे हमारी पकड़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो ये भी हमारी कमियों से परिपूर्ण थी। तो उसके बाद में हमारे पास में तीसरे नंबर पर आई प्रत्यक्ष विधि, जिसको कि हमने डायरेक्ट मेथड के रूप में इंग्लिश की पेडागॉजी में कवर किया था। अब इसमें क्या होता है कि जिस भाषा का व्याकरण सिखाना चाहते हैं उसी भाषा का प्रयोग करके, उसी भाषा के एग्जाम्पल दे करके व्याकरण सिखाया जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, हमारे पास में मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, इंटरनेशनल स्कूल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर सारा का सारा करिकुलम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और वहाँ पर इंग्लिश के अलावा आप कोई और लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास में एक स्ट्रिक्ट माहौल होता है कि उसी भाषा में जो है वो हम सारा का सारा करिकुलम जो है वो करवाते थे, ठीक है? सारा का सारा सब्जेक्ट का ग्रामर जो है वो उसी लैंग्वेज में करवाते थे। अब इसकी भी थोड़ी बहुत कमी रह गई कि इसमें भी बच्चे जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो चीज़ों को नहीं समझ पाते थे और अर्ली क्लासेस के लिए तो ये बिल्कुल ही जो है वो बहुत टफ काम हो गया था, ठीक है? तो उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आई सम्मिश्रित विधि। अब ये सम्मिश्रित विधि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्लेक्टिक मेथड और इसमें क्या होता है कि मिश्रण होता है। यानी कि जिस भी हमारे पास में विधि से बच्चा अच्छे से सीख पाए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मिश्रण है अलग-अलग विधियों का और जो भी हमें सूटेबल लगती है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ भी सिखाने के लिए हम उसका इस्तेमाल जो है वो भाषा को सिखाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पर आती है संप्रेषण परक विधि।
ठीक है? तो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी भाषा जिसको कि हम आपस में वार्तालाप करके संप्रेषण करके सीखते हैं। बच्चों को खुला माहौल दिया जाता है कि वो आपस में उस भाषा में जो है वो बातचीत करें, तो उसको संप्रेषण परक विधि कहा जाता है। ठीक है? बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के साथ में ही इसका जन्म हुआ है। ठीक है? उसके बाद में छठी है हमारे पास में आगमन विधि। तो आगमन विधि का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। और इसमें क्या होता है कि उदाहरण के द्वारा जो है वो हमें नियम सिखाया जाता है, यानी कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, हमें कोई सेंटेंस बता दिया जाएगा और उसके बाद में उसका नियम समझाया जाएगा कि ये सेंटेंस इस तरीके से कैसे फ्रेम हुआ था। निगमन विधि में सबसे पहले हमें नियम सिखाया जाता है और नियम से हम जाते हैं उदाहरण की तरफ। ठीक है? और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मैथड। तो ये थे हमारे पास में 7 शिक्षण भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। ठीक है? जिनको हमने इंग्लिश में ऑलरेडी कवर किया था और हिंदी लैंग्वेज की पेडागोजी में हमने अभी कवर कर लिया। अब बात करते हैं भाषा कौशल की। ठीक है? तो भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 हैं हमारे पास में मनोवैज्ञानिक तौर पर। LSRW के क्रम से आप याद रखिएगा। ठीक है? यानी कि लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, और रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। इसी क्रम में हमारी भाषा के कौशलों का जो है वो विकास होता है। सुनना और बोलना हमारे पास में ग्रहण करने की वजह से जो है वो डेवलप हो पाते हैं, यानी कि सुनने में भी हम ग्रहण करते हैं और जब हम बोलते हैं तो बोलना भी हमने किसी से सीखा होता है, हम उसको ग्रहण करके जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है? इसको हम रिसेप्टिव फॉर्म में रखते हैं। और उसके बाद में बात करें पढ़ना और लिखना की, तो इसमें हम अपने अंदर हमारे विचार आते हैं, उनको हम प्रकट करते हैं। ठीक है? पढ़ने में भी और लिखने में भी। तो ये प्रोडक्टिव अप्रोच के तहत आते हैं हमारे पास में, इसको याद रखिएगा। पढ़ने की बात अगर हम बात करें, तो पढ़ने को हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के पेडागोजी में बोलते हैं वाचन। ठीक है? तो इसके प्रकार हैं मौन वाचन, सस्वर पठन। ठीक है? सस्वर पठन होता है जब हम लाउड रीडिंग करते हैं और मौन पठन होता है लाइब्रेरी रीडिंग, यानी कि साइलेंट रीडिंग को बोलते हैं मौन पठन। ठीक है? इनके अलग अलग जो है वो हमारे पास में फ़ायदे हैं। अगर हम सस्वर पठन करते हैं तो हमारा उच्चारण में दक्षता आती है। ठीक है? और हमें जो है वो अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है। अगर हम मौन पठन करते हैं तो हम गहन रूप से किसी चीज़ का अध्ययन कर पाते हैं और अपने अंतर्मन में उन विचारों को जो है वो संजो पाते हैं। अब बात करते हैं लेखन के प्रकारों की। तो लेखन के 3 प्रकार हैं मुख्यतः। सुलेख, यानी कि सुंदर लेख, जो कि हमें अक्सर बचपन में दिया जाता था कि 1 पेज आपने जो है वो सुलेख लिख के लाना है। श्रुत लेख होता है जब किसी के द्वारा, जो टीचर के द्वारा जो है कुछ बोला जाता है और हम उसको सुन के लिखते हैं। श्रुत का मतलब होता है सुनकर और लेख का मतलब होता है लिखना, यानी कि सुनकर लिखना श्रुत लेख होता है। ठीक है? इससे हमारी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारी सुनने की क्षमता अच्छी होती है। हमें पता चलता है कि कोई बच्चा जो है वो कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाया है लैंग्वेज को। उसके बाद में है अनुलेख। अनुलेख जो है वो प्राइमरी बेसिक क्लासेस में दिया जाता है ताकि बच्चे जो है वो जो हमारे पास में अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सके। टीचर जो है वो आधा अधूरा जैसा लिख देता है, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं ड्रॉ फॉर्म में, और बच्चा जो है वो उसके ऊपर अक्षर को ड्रॉ करता है फिर से। ठीक है? इसको ओवर राइटिंग के माध्यम से जो है वो अक्षरों को लिखना सीखता है। ये प्राइमरी स्टेजेस में अनुलेख का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं भाषाई विकारों की। तो हमारे पास में 4 भाषाई विकार मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला है अफेशिया। अफेशिया संबंधित है हमारी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है? जब हम उसको नहीं समझ पाते हैं अच्छे से तो उसको अफेशिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया है रीडिंग से संबंधित डिसऑर्डर, यानी कि जब हम पढ़ नहीं पाते अच्छे से तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, जब हम लिख ना पाएँ अच्छे से, उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अप्रेक्सिया बोलने से संबंधित है, अगर हमारे गले में कुछ विकार है जिसकी वजह से हमारे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अप्रेक्सिया की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है? इसके बाद में बात करें हमारी शिक्षण प्रक्रिया की, तो इसको सबसे पहले हमारे पास में द्विआयामी बोला गया था। उसके बाद में जिसको आज भी एक्सेप्ट किया जाता है वो है त्रिआयामी प्रक्रिया, जो कि जॉन डीवे ने दी थी। इसमें उसने छात्र, अध्यापक और विषय वस्तु इन 3
पहलुओं में जो है वो हमारे पास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बांटा था। ठीक है, विषय वस्तु की जगह पे आप वातावरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को मोस्टली प्रेफर किया जाता है। उसके अंदर बात करें हमारे पास में शिक्षण सूत्रों की, तो हमारा जो भाषा अधिगम का जो शिक्षण सूत्र है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। यानी कि सबसे पहले हम इस चीज़ का टेस्ट करते हैं कि बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है, और उससे जो है वो हम अज्ञात की तरफ जाते हैं, उसको जो है वो नया नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। बच्चे शुरू में जो है वो कंक्रीट चीज़ों को जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। बाद में उसका जब इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है, तो हम उसको अमूर्त श्रेणी में ले जा कर के मूर्त से अमूर्त की तरफ जो है वो सिखाते हैं। सरल से जटिल की तरफ, यानी कि सबसे पहले साधारण सेंटेंसेस को सिखाएँगे, साधारण चीज़ों को सिखाएँगे, और उसके बाद में जटिल जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं उनको सिखाया जाता है। बात करें आखिरी कॉन्सेप्ट की, मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन हमारे पास में सीसीई के तहत होता है, यानी कि सतत समग्र मूल्यांकन। सतत सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो पूरा वर्ष चलता रहे। ठीक है, लगातार कुछ कुछ श्रेणियों में कुछ कुछ समय में होता रहे। समग्र का मतलब है व्यापक, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ना देखा जाए कि एक बात में बच्चा कितना दक्ष है, उसके अलग अलग पहलू, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अदर एक्टिविटीज़ में भी, उन सबको इन्वॉल्व करके मूल्यांकन का मतलब होता है ओवरऑल इवैल्यूएशन। ठीक है, जिसमें कि मापन, आकलन जैसी सारी श्रेणियाँ जो है वो इकट्ठी आ जाती हैं, उसको मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है? तो सतत समग्र मूल्यांकन हमारा आजकल होता है। ठीक है? और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है, जिसको कि हम निदानात्मक शिक्षण भी बोलते हैं। ठीक है? इसमें के तहत क्या होता है कि हमारे पास में जो कमियाँ हमें लगती हैं कि हमारी टीचिंग में रह गई हैं, हम उनको एक बार टेस्ट करने के बाद में बच्चों को उस हिसाब से नई टेक्नीक के साथ में सिखाते हैं। उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ओके, अब बात करते हैं अदर इवैल्यूएशंस एस्पेक्ट्स की, कि हम उसमें क्या-क्या इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास में उपलब्धि परीक्षा, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है? इसमें हम क्या अनुमान लगाते हैं कि बच्चे ने जो है वो क्या सीखा है। ठीक है? उसने क्या उपलब्धि हासिल की है, किस लेवल तक वो सीख पाया है। ठीक है? और भाषा का प्रयोग किस हद तक कर पाता है, और कितने उपयुक्त ढंग से जो है वो उसको कर पा रहा है। उपलब्धि परीक्षा में हम इस चीज़ का टेस्ट लेते हैं। दक्षता परीक्षा की अगर हम बात करें, तो इसमें हम स्किल्ड और मास्टरी जो है वो बच्चे की कितनी हुई है, वो कितना स्किल्ड हो गया है भाषा के यूज़ में, उसका परीक्षण लिया जाता है। इसके लिए उसको ऐसे दे सकते हैं। ठीक है? और ऐसे में हमें उसके वर्ड से पता चल जाएगा, उसकी वोकैबुलरी से पता चल जाएगा, उसके सेंटेंस फॉर्मेशन से पता चल जाएगा कि उसका भाषाई विकास जो है वो कितना अच्छा हुआ है। उसके बाद में आता है अभिरुचि परीक्षा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का भाषा विकास के लिए जितना इंटरेस्ट चाहिए उतना है भी या नहीं है। ठीक है? या अध्यापक जो है उतना इंटरेस्ट उसको दिला पाया है कि वो भाषा में रुचि ले या फिर नहीं। ठीक है? इन 3 चीज़ों का टेस्ट होता है, और इस तरीके से इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म होता है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ठीक है? तो भाषा अर्जन क्षमता, ऑप्शंस है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। आपने आज की हमारी जो वीडियो देखी उसमें हमारे पास में एक ही लैंग्वेज से रिलेटेड नाम आया है, चॉम्स्की का, जबकि पियाजे और स्किनर ने भी कुछ कुछ बातें उनके लिए कही हैं, लेकिन मेन चॉम्स्की हैं, जिन्होंने कहा था कि 5 साल तक की उम्र तक हमारे पास में लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि किसी भी भाषा को जो आसानी से अर्जित कर पाते हैं 5 वर्ष तक की आयु तक, और उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पास में वो क्षमता कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ठीक है? ऑप्शंस है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। ठीक है? तो जब हम प्राइमरी क्लासेस में हैं, तो हम उसका किस चीज़ का आकलन करेंगे? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्योंकि उसकी बाकी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई होंगी, लेकिन वो ओरली उस चीज़ को कितना को यूज़ कर पा रहा है, इस चीज़ का टेस्ट हम करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न। आपने भी देखा होगा कि बचपन में हम बाल साहित्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे, जिसमें कि हमारे पास में छोटी-छोटी कहानियाँ होती हैं, मोगली की स्टोरी हो गई, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, ठीक है, पशु-पक्षियों से रिलेटेड कहानियाँ हो गई। तो ये हमारे पास में क्या करती हैं, बाल साहित्य बच्चों के अंदर जो है वो इमेजिनेशन को डेवलप करती हैं, लैंग्वेज के लिए इंटरेस्ट डालती हैं। तो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है प्राइमरी क्लासेस में सीखने का, वो है बाल साहित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए शायद। ओके, ठीक है, फिर इसी के साथ में हमारी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हिंदी लैंग्वेज की जो पैडागोजी है वो अच्छे से समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें एज लाइट इंस्टीट्यूट चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।